डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। जैसा कि आपके इल्म में है, आप लोग जानते हैं कि हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर का स्टार्ट लिया हुआ है और एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर आज लेक्चर नंबर 14 मैं आप लोगों के सामने लाया हूं। और आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को हमने सेलेक्ट किया है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, वो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ बोर्स मॉडल। जो बोर एटॉमिक मॉडल हमारे पास मौजूद है उसकी एप्लीकेशन हमारे पास कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली एप्लीकेशन बोर एटॉमिक मॉडल की जो हम आप लोगों के सामने लाई हैं वो है डेरिवेशन ऑफ रेडियस। डेरिवेशन ऑफ रेडियस, रेडियस की डेरिवेशन हमारे पास किस तरह होती है। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले तो आपको रेडियस का पता होना चाहिए कि रेडियस किसे कहते हैं। ये जो बोहर ने अपनी एप्लीकेशन के लिए, अपने मॉडल के लिए जो एटम सेलेक्ट किया था, वो एटम जो था हाइड्रोजन के एटम को इसने सेलेक्ट किया था। अपने मॉडल की स्टडी के लिए जो इसने एटम को सिलेक्ट किया था वो हाइड्रोजन का एटम इसने सेलेक्ट किया था। तो हाइड्रोजन के अगर एटम को हम चेक करें तो हाइड्रोजन में प्रोटॉन होता है, ये इसका न्यूक्लियस है, और आसपास जो है इसका एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो ये इसका न्यूक्लियस है और ये एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब ये जो न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन से हैवी है। इलेक्ट्रॉन जो है इसके मास को हम काउंट भी नहीं करते, इतना छोटा सा मास होता है इलेक्ट्रॉन का। और हम ये कहते हैं कि जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पाया जाता है, ये जो प्रोटॉन है 1836 टाइम हैवियर देन इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक चीज़ यहाँ क्लियर होनी चाहिए कि जो प्रोटॉन है ये 1836 टाइम जो है हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में देखा जाए तो ये 1836 टाइम हैवियर है प्रोटॉन जो आपके पास। अब रेडियस किसे कहते हैं कि ये जो प्रोटॉन अपनी जगह पर ठहरा हुआ है और इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व कर रहा है। क्योंकि लाइटर पार्टिकल है, लाइटर पार्टिकल की सिफत ये होती है कि रिवॉल्व कर सकता है, और हैवियर पार्टिकल की सिफत यह है कि अपनी जगह पर कायम रहता है। तो यहाँ प्रोटॉन अपनी जगह पर कायम है, इलेक्ट्रॉन इसके आसपास रिवॉल्व कर रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये फासला जो है न्यूक्लियस का और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का, इस इलेक्ट्रॉन का ये जो फासला है, इस फासले के लिए रेडियस का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। यहाँ आर से मुराद मैं रेडियस लूँगा। तो ये जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन का जो फासला है इसको रेडियस का नाम दिया जाता है। तो डेरिवेशन ऑफ रेडियस को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, अब ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, इस पर कोई ना कोई चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई ना कोई चार्ज पाया जाएगा। तो हम उस चार्ज को ई से शो कर देते हैं। ये जो न्यूक्लियस है इस पर जो चार्ज पाया जाता है, हम इस चार्ज को किससे शो कर देते हैं? ई से। अच्छा, यहाँ पर प्रोटॉन है जो 1836 टाइम को हैवियर है इलेक्ट्रॉन से। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर हम चार्ज ई शो कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ जो प्रोटॉन मौजूद है, इस प्रोटॉन न्यूक्लियस का भी कोई ना कोई चार्ज होगा, उससे हम ई से शो कर रहे हैं। और ये प्रोटॉन की तादाद जो है ये एटॉमिक नंबर को शो करती है, लिहाजा इसको हम जेड से शो करेंगे। अब यहाँ पर चेक करें कि यहाँ इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन भी एक चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। और ये जेड जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन को शो करेगा, एटॉमिक नंबर को शो करेगा। यानी जेड जो है ये शो करेगा एटॉमिक का नंबर को। अब आपको ये पता है कि दो चार बॉडीज़ हों, अपोजिट चार्ज बॉडी हों, तो कूलम लॉ ये कहता है कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो उसके लिए उसने जो लॉ पेश किया था, कूलम लॉ, अगर आप लोगों को याद हो फिजिक्स में, कूलम लॉ वो ये कहता है कि अगर दो चार्ज बॉडीज़ हमारे पास मौजूद हैं, एक चार्ज बॉडी Q1 है, एक चार्ज बॉडी Q2 है, और उनके दरमियान ये फासला है R। तो कूलम लॉ ये कहता था कि इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके दरमियान जो पाई जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Q1 और Q2 के, इनका जो प्रोडक्ट है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी रेडियस के स्क्वायर के। और कूलम लॉ ये कहता था कि यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले आए के, और ये हो जाएगा Q1 Q2 और R स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ इक्वेशन हमारे सामने आती है। अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है,
इसको ये न्यूक्लियस ने अट्रैक्ट किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, अट्रैक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहा है। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और न्यूक्लियस के दरमियान, पॉजिटिव न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान कशिश की जो कुव्वत होगी उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम देंगे। इसे हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम दिया जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम दिया जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की वजह से घूम रहा है। ये न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इसको मजबूर कर रही है कि सर्कल में घूमे। इस वजह से यहाँ जो कुव्वत हमारे पास लगेगी, जो ये कुव्वत न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन को मजबूर कर रही है इस दायरे में गर्दिश करने के लिए, वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगी। तो यहाँ जो फोर्स हमारे सामने लगेगी वो फोर्स हमारे पास कहलाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास कहलाएगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की तारीफ के अल्फाज क्या हैं? द फोर्स विच enforce the body, the force which enforce the body। यहाँ बॉडी से मुराद आप इलेक्ट्रॉन ले लें, यहाँ बॉडी से मुराद आप इलेक्ट्रॉन ले लें। द फोर्स विच enforce the body, इलेक्ट्रॉन जो है टू मूव इन सर्कल, टू मूव इन अ सर्कल, इस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देते हैं। तो यहाँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके सामने आ रही है, ये असल में सेंट्रीपिटल फोर्स ही हमारे पास है। सेंट्रीपिटल फोर्स ही हमारे पास कहलाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये कूलम लॉ के तहत अगर मैं इसका फार्मूला लिखूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला लिखूँ, तो मैं क्या करूँगा? मैं लिखूँगा F इज इक्वल टू के, यहाँ Q1 की बजाय मैं लिखता हूँ यहाँ Z, और ये Z से मुराद एटॉमिक नंबर प्रोटॉन, और यहाँ से मुराद पॉजिटिव चार्ज। तो मैं लेता हूँ ZE, ये न्यूक्लियस के लिए मैंने ले लिया, और उसके बाद Q2 के लिए मैं ये चार्ज लेता हूँ, ये E ले रहा हूँ आपके सामने। Q2 के लिए ये आपके सामने आ जाएगा और ये हो जाएगा R²। अब ये जो फोर्स हमारे पास मौजूद है जो इलेक्ट्रॉन को मजबूर कर रही है दायरे में गर्दिश करने के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन को मजबूर करे कि दायरे में क्या करे? गर्दिश करे, ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास होगी। इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम दे सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम दे सकते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब ये इक्वेशन हमारे सामने आ चुकी है, तो आप यहाँ पर एक चीज़ को याद रखें कि यहाँ जो K की वैल्यू है, K की वैल्यू हम वो पुट करते हैं, F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये K की वैल्यू है और ये हमने पुट कर दी, और ये हो जाएगा Z, और ये E और ये आपस में स्क्वायर की सूरत में आ जाएंगे, और ये हो जाएगा R² आपके पास आ जाएगा। अब इसको आप यहाँ पर याद रखें कि ये जो K की कीमत हमने ले रखी है ये बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। इसको क्लियर लिख देते हैं कि K जो है आपके पास बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बराबर। एप्सिलॉन नॉट जो है ये शो करता है वैक्यूम को, जिसमें जो करंट जो है परमिट करता है, जिसमें करंट जो है आगे चलता है। तो ये जो आपके पास एप्सिलॉन नॉट पाया जाता है, एप्सिलॉन नॉट को नाम देते हैं वैक्यूम के अंदर जो करंट पास होता है, वैक्यूम के अंदर जो करंट पास होता है उसके लिए लफ्ज़ एप्सिलॉन नॉट इस्तेमाल हो। इसके लिए इसको हम कहते हैं वैक्यूम परमिटिविटी, वैक्यूम परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वैक्यूम परमिटिविटी का लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल होगा। तो ये वैक्यूम परमिटिविटी को शो करेगा, इसलिए मैंने K की जगह इसकी कीमत क्या करते हैं लगा दी है। तो इसकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लें, इक्वेशन नंबर क्या कर लें? फर्स्ट कर लें। अब आपके पास जो है, आपने ये कुव्वत तो देख ली है कि ये जो न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन को इस तरह गर्दिश कर रहा है और इसको पकड़े हुए है, होल्ड किए हुए है सेंट्रीपिटल फोर्स के तहत,
और यहाँ इसको गर्दिश करने में मजबूर कर रहा है। असल में इनके दरमियान कशिश की क़ुव्वत है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, और वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पर इसको, और ये इलेक्ट्रॉन जो है इस दायरे में क्या कर रहा है, हरकत कर रहा है और गर्दिश कर रहा है। अब याद रखें कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये पेयर की सूरत में होती है। जिस तरीके से इस इलेक्ट्रॉन को मजबूर किया जा रहा है कि वो दायरे में गर्दिश करे, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन चाहता है कि दायरे से निकल जाऊं, उसको नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये अपोजिट होती है, ये जो कुव्वत है ये अपोजिट होती है टू सेंट्रीपिटल फोर्स। जो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास मौजूद है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसकी अपोजिट है। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स अगर इस तरफ है ऐसे, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसी होगी, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसी होगी। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये इलेक्ट्रॉन को मजबूर करती है कि वो निकल इसकी तरफ आए, यानी दायरे में घूम रहा है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहती है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। अब जो है ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाहता है अकॉर्डिंग टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और अकॉर्डिंग टू सेंट्रीपिटल फोर्स इसको अंदर लाया जा रहा है, यानी दायरे में मजबूर किया जा रहा है हरकत के लिहाज से। अब जब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ना तो अंदर आ रहा है ना बाहर जा रहा है, अपने दायरे में गर्दिश कर रहा है, तो एज द इलेक्ट्रॉन, हमने ये देखा है कि एज द इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास मौजूद है, मूव इन ए सर्कल, इलेक्ट्रॉन सर्कल में मूव कर रहा है, ना अंदर आ रहा है ना बाहर जा रहा है। इट मीन्स इसका इससे ये पता चल रहा है, इट मीन्स इससे हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों आपस में सेम है, दोनों आपस में क्या है, सेम है। तो यहाँ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अगर उसका फार्मूला मैं आपके सामने लिख सकूँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो वो होगा mv² बटा है r। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ये फार्मूला होगा, CF से मुराद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लेंगे, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा mv² बटा है r के बराबर होगा। अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपके पास थी, ये इक्वेशन नंबर 2 आपके पास है, इक्वेशन नंबर 2 आपके पास आ चुकी है। अब यहाँ तो ये चीज़ क्लियर है, उम्मीद है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। मैं एक नज़र इसको देख लूँ, आपको नज़र आ रहा है, हाँ बिल्कुल क्लियर आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल। तो अब यहाँ देखें ना, यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ना अंदर जा रहा है, अंदर आ रहा है, ना बाहर जा रहा है, इस लिहाज से दोनों सेम है। तो हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन नंबर ले लेते हैं A, कि पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2 इन इक्वेशन A। तो हम क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2 इन इक्वेशन A। इक्वेशन A में इसको हम डाल देते हैं, यानी इक्वेशन फर्स्ट की जो वैल्यू है, जो इक्वेशन 2 की जो वैल्यू है, इसको इक्वेशन A में हम क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। तो पहली बात तो ये आपको क्लियर हो कि हमने सेंट्रीपिटल फोर्स ले रखी है और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ले रखी है इक्वेशन 1 की और इक्वेशन 2 की, 1 इक्वेशन और इक्वेशन 2 की, इसको हम इक्वेशन नंबर A में क्या करना है, पुट करना है। तो इसको इक्वेशन नंबर A में पुट करते हैं। थोड़ा इसको चेक करें, इक्वेशन सेंट्रीपिटल फोर्स आपके पास ये मौजूद थी, ये सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ इसको लिख देते हैं, जगह आपके पास मौजूद है। अब देखें यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो आपके पास मौजूद है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। ये दो वैल्यूज़ हमने यहाँ पुट करनी है। तो यहाँ जगह मौजूद है, सेंट्रीपिटल फोर्स आपके पास मौजूद है 1/,
4 पाई, इसको यहाँ लिख देते हैं, ये जगह बन जाएगी इंशाल्लाह। यहाँ पर ये हो जाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स, ये हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा ZE का स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE का स्क्वायर, और ये हो जाएगा यहाँ पर R स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी ये फार्मूला जो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर और ZE स्क्वायर को हमने लिख लिया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे पास क्या आएगी, थोड़ा इसको देखें। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पर हमने ले रखा है mv स्क्वायर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई R क्या आ जाएगी। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगी और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगी। क्यों, इलेक्ट्रॉन सर्कल दायरे में गर्दिश कर रहा है, ना नीचे आ रहा है न्यूक्लियस की तरफ, ना जा रहा है बाहर की तरफ, दोनों फोर्सेस सेम थी। यहाँ से हमने रेडियस के फार्मूले को निकालना है। तो रेडियस के फार्मूले को निकालने के लिए आपने क्या करना है कि जो चीज़ें कटती हैं उसको काट दें यहाँ पर, या आप डायरेक्ट जो है यहाँ पर रेडियस का फार्मूला निकालना चाहते हो तो निकाल लें। यहाँ पर जो है ये R जो है यहाँ से कट जाएगा, ये R जो है यहाँ से कट जाएगा। आपके पास जो फार्मूला बचेगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और ये हो जाएगा ZE स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, यहाँ 1 मौजूद है, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा कि जब ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई, या इसको आप ऐसे कर लें, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें। तो फार्मूला क्या बनेगा, mv स्क्वायर, ये इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इज इक्वल टू, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा ZE स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। ये आपके सामने आ गया। अब इसमें आपने R को अलहदा करें, ये जो R है इसको अलहदा करें, रेडियस की तरफ आ रहे हैं तो R को अलहदा करें, तो आपके पास क्या आ जाएगा ZE स्क्वायर mv स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके सामने R की एक इक्वेशन आपके सामने आ चुकी है। इस इक्वेशन को अच्छे तरीके से अपने पास नोट कर लें। ये मेन इक्वेशन है, इसको आप इक्वेशन नंबर x का नाम दे दें, इक्वेशन नंबर x का नाम दे दें। उम्मीद है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। इस इक्वेशन नंबर x का आप नाम दे दें, बिल्कुल आपको क्लियर कट नज़र आ रहा है। इस इक्वेशन नंबर x का नाम दें तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर x जो है ये आ चुकी है आपके पास, ठीक है ना। अब इक्वेशन नंबर x तक आपने नोट कर लें। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें ताकि हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ा सकें। शाबाश, ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। शाबाश, मैं सेट पर हो गया हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से ले लें। शाबाश, जल्दी से ले लें। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम जो है इसको साफ़ करते हैं। हमारा डस्टर हमें नहीं नज़र आ रहा, यहाँ पर हमारा डस्टर तो होना चाहिए। किधर है हमारा डस्टर? अब जल्दी इसको नोट करना चाहते जल्दी से नोट कर लें, तब तक मैं डस्टर को ढूंढ लेता हूँ कि हमारा डस्टर किधर है। जल्दी से नोट कर लें इसको। शाबाश, तो डस्टर तो चलो ये मिल गया, कुछ ना कुछ डस्टर हमें आ चुका है, इससे हम इसको साफ़ कर लेते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मैं सेट पर हो चुका था, आप इसको जल्दी से नोट कर लें। ये वैल्यू आपके पास आनी चाहिए। अच्छा जी, हम इसको थोड़ा सा मज़ीद क्लियर करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने इस पर इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है एग्ज़ाम के लिहाज से, लिहाजा आप इसको नोट कर लें तो अच्छी बात है। साथ साथ नोट करते रहें, और एग्ज़ाम में अक्सर इसके ऊपर जो है सवाल आते रहते हैं, इसको जल्दी से आपने नोट करना है, ठीक है ना। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर भी लिया होगा।
तो अब देखें, ये जो वैल्यू आपके सामने आर की आ रही है, ये आर की वैल्यू आपने अच्छे तरीके से नोट कर लेनी है। अब अगर आप लोगों को याद हो, मैंने एंगुलर मोमेंटम के ऊपर लेक्चर आपको दिया था, आप यूट्यूब पर लिखे एंगुलर मोमेंटम बायोकेमिस्ट्री वाला एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। बोर का जो एक पास्टुलेट है, बोर्स का एक पास्टुलेट है, वो कहता था कि एंगुलर मोमेंटम जो है ये बराबर है NH/2 के। चूँकि इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ वेव होता है, और वेव की सूरत में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो उस वक्त इसका फार्मूला आता है NH/2, NH/2। यहाँ पर हमने V की कीमत को निकालना है। अगर V को अकेला छोड़ें, वेलोसिटी को, तो ये हो जाएगा NH/2 और ये हो जाएगा M और R। अब मैं क्या करता हूँ कि इस वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर लेता हूँ, तो यहाँ मुझे n का भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, h का भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, इस 2 का भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, ये पाई का भी स्क्वायर लूँगा, m का भी स्क्वायर लूँगा और r का भी स्क्वायर लूँगा। तो मेरे पास जो इक्वेशन आएगी v स्क्वायर की, वो हो जाएगी n स्क्वायर h स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। ये इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी। इक्वेशन नंबर ए इसको कर लेते हैं। अब यहाँ जो इक्वेशन नंबर x आपके सामने थी, इसमें v स्क्वायर लगा हुआ है। अब यहाँ पर अब v स्क्वायर की कीमत क्या करें, पुट करें। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर from a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर फ्राम a से आपने जो v की स्क्वायर कीमत है उसको पुट करें इन इक्वेशन x, इन इक्वेशन x में इसको क्या करें, पुट कर दें। इक्वेशन x आपके सामने वहाँ लगी हुई है, इसको वहाँ पर क्या कर दें, पुट कर दें। अब जब इक्वेशन x में आप इसको वहाँ पुट करेंगे तो आप थोड़ा सा चेक करें r की कीमत क्या आएगी, आ जाएगा r इज़ इक्वल टू, वहाँ पर ZE स्क्वायर और वो हो जाएगा m और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले रहा हूँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू मैं ले रहा हूँ m। v स्क्वायर को मैं आखिर में लिखूँगा, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपके सामने। v स्क्वायर यहाँ पर है, ये v स्क्वायर यहाँ लिख रहा हूँ। इस v स्क्वायर की जगह हमने ये कीमत क्या करनी है, पुट करनी है। तो इस v स्क्वायर को हटा देता हूँ और v स्क्वायर की जगह जो ये कीमत जो है ये पुट करना शुरू कर देता हूँ। v स्क्वायर की जगह ये कीमत पुट कर रहा हूँ, ये हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर, ये बटे में आ रहा है 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर और r स्क्वायर। ये मैंने v की कीमत डाल दी है, v की कीमत। अब इसमें जो कटते हैं उसको काट दें आसानी से। जो कटते हैं, ये 4 के साथ 4 गया, पाई के साथ स्क्वायर गया, हाँ हमारे पास कट जाएगा आसानी के साथ। इन दोनों को आपने आसानी से क्या कर दिया है, काट दिया है। अच्छा, इनको काटने के बाद जो है आप जल्दी से उसको नोट करें ताकि मैं आगे साफ़ कर सकूँ। स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश। अब इसको साफ़ करने जा रहे हैं, थोड़ा सा चेक करते रहें साथ साथ। तो याद रखें, एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम परमिटिविटी होती है, जिस वैक्यूम में करंट क्या होता है, पास किया जाता है, और वैक्यूम में करंट अच्छे तरीके से पास किया जा सकता है। आप लोगों ने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ा हुआ है, और उस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में आप लोगों ने देखा था कि जब तक प्रेशर होता है तो करंट जो है पास नहीं होता। तो करंट पास करने के लिए वैक्यूम का होना ज़रूरी है, इसलिए एप्सिलॉन नॉट यहाँ लिया गया है, जिसको वैक्यूम परमिटिविटी का नाम दिया जाता है। एप्सिलॉन नॉट के बारे में इन बातों को याद करें। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ जो चीज़ें कटी थी उनको अलहदा कर लेते हैं, वो तो कट गई हैं, और जो बाकी बची हैं उनको हम लिखना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। तो R आपके पास बराबर हो जाएगा, R इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा Z E स्क्वायर।
अच्छा, ये m ऊपर जाएगा, r भी ऊपर जाएगा, ये बट्टे के नीचे बट्टा है ना, असल में तो इस तरह है ना, ये जा रहा है ऐसे, ये बट्टे के नीचे बट्टे ऊपर चला जाएगा, तो m स्क्वायर ऊपर और r स्क्वायर भी ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पर क्या रह गया आपके सामने, इसको चेक करें। यहाँ पर आपके पास रह गया n स्क्वायर h स्क्वायर ये, और उसके बाद m और एप्सिलॉन नॉट आपके पास रह गया है। ये आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं। इन वैल्यूज़ को अच्छे तरीके से अपने पास क्या कर लें, नोट कर लें। जब आपने v को पुट किया तब आपके पास ये कीमतें आ रही हैं। अब आपने रेडियस की तरफ चलना है, तो यहाँ r स्क्वायर है, यहाँ r है, तो हमने एक r लेना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करें और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो क्या हो जाएगा, z e स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर, इसको यहाँ ले जाए इज इक्वल टू, इसको यहाँ ले जाए n स्क्वायर h स्क्वायर m एप्सिलॉन नॉट। ये r यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, n स्क्वायर h स्क्वायर m एप्सिलॉन नॉट आपके पास आ जाएगा, m और एप्सिलॉन नॉट, और ये r जब इस तरफ आया तो r इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरीके से। अब यहाँ पर ये r स्क्वायर है और ये r है, कट जाएगा, ये r रह जाएगा। इस r को अकेला छोड़ें तो आपके पास जो वैल्यूज़ आएगी, थोड़ी वैल्यूज़ को चेक करें। ये r का अकेला छोड़ा तो ये हो जाएगा z e स्क्वायर m स्क्वायर, z e स्क्वायर m स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पर जो है ये r अकेला छोड़ दिया आपने, ये हो जाएगा n स्क्वायर और h स्क्वायर, और ये हो जाएगा m और एप्सिलॉन नॉट। अब ये m और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट z e स्क्वायर m। ये वैल्यू r की आपके सामने आ जाएगी, ये वैल्यू ये r की आपके सामने निकल आएगी। तो ये r रेडियस को शो करेगा, जिसमें n स्क्वायर है, h स्क्वायर है, एप्सिलॉन नॉट है, z e स्क्वायर है, z e स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर जो है जो हमने यहाँ पुट किया था, यहाँ जो है ये 1 पाई, ये 4 पाई, 1 पाई ऊपर भी जाएगा, यहाँ से 1 पाई m स्क्वायर ऊपर गया था, r स्क्वायर ऊपर गया था, तो यहाँ ये पाई जो बाकी था, ये पाई भी ऊपर जाएगा। यहाँ पर ये देखें ना, यहाँ से ये m ऊपर गया था, ये r स्क्वायर ऊपर गया था, तो यहाँ पाई बचा था, पाई भी ऊपर जाएगा, याद है, यहाँ पाई भी ऊपर जाएगा ये। और जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगी तो यहाँ पर हम पाई को भी लिखेंगे, यहाँ लिख लेता हूँ पाई को भी लिखेंगे। और जब r यहाँ डिवाइड होगा तो यहाँ पर भी पाई को लिखा जाएगा। इस गलती को नोट कर लें जल्दी से। यहाँ ये पाई जो है हमारे पास बचा था, ये पाई ये ऊपर गया, यहाँ लिख दिया इसको, और उसके बाद यहाँ लिख दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, और फिर यहाँ इसको लिख दिया। तो यहाँ इसको लिखने के बाद अब जो आपके पास पाई, यहाँ पर भी बचेगा पाई की वैल्यू। तो ये रेडियस आपके सामने आ चुका है, जिसमें आप n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और 4 z e स्क्वायर और पाई m आपके सामने मौजूद है। z स्क्वायर और पाई m या m पाई आपके सामने क्या है, मौजूद है। अब ये रेडियस की वैल्यू आपके सामने है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो वैल्यू आपके सामने आई है रेडियस की, इस वैल्यू को यहाँ लिख देते हैं। थोड़ा सा चेक करें, रेडियस की जो वैल्यू आ चुकी है, इसमें हम क्या करते हैं, इस वैल्यू में कि n स्क्वायर को हम बाहर लिख देते हैं, n स्क्वायर को हम बाहर लिख देते हैं। आपके पास क्या रह गया, h स्क्वायर प्लांक कांस्टेंट का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ रह गया z e स्क्वायर और m और पाई, ये आपके पास रह गया। अब ये जो वैल्यूज़ आपके सामने आ रही हैं, ये वैल्यूज़, ये h प्लांक कांस्टेंट है, ये वैक्यूम परमिटिविटी है, ये भी कांस्टेंट है, z एटॉमिक नंबर है, और हाइड्रोजन का एटम इस्तेमाल हुआ है। तो हाइड्रोजन के एटम के लिए जो z की वैल्यू आएगी हमारे पास, हाइड्रोजन के एटम के लिए
z की वैल्यू 1 होती है, उसको 1 लिख लेंगे। ये चार्ज है, प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दोनों चार्ज हमें पता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको पता है और पाई की कीमत भी आपको पता है। तो ये सारा कांस्टेंट है, तो ये सारा कांस्टेंट आ रहा है, तो हम लिख लेंगे r इज इक्वल टू n स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई कांस्टेंट, मल्टीप्लाई बाई कांस्टेंट आपके सामने आ जाएगा। तो आपके क्या होगा, r इज इक्वल टू n स्क्वायर और यहाँ जो कांस्टेंट है उसको नाम दिया जाता है बोर रेडियस फिजिकल कांस्टेंट्स, ये आपके सामने आता है, इसको नाम देते हैं बोर रेडियस कांस्टेंट का नाम इसको दिया जाता है। और ये बोर रेडियस कांस्टेंट की वैल्यू जो है मालूम है, बोर रेडियस कांस्टेंट की वैल्यू जो है कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू मालूम है 0.529 एंगस्ट्रॉम है। तो हमारे पास r जो आएगा इज इक्वल टू n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 0.529 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम जो है ये यूनिट होता है, रेडियस को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंगस्ट्रॉम जो है रेडियस को मालूम करने के लिए यूनिट को इस्तेमाल किया जाता है, यूनिट है रेडियस का यूनिट है एंगस्ट्रॉम। तो इस तरीके से आपके पास रेडियस, आपके पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, निकल आएगी। अब इस फार्मूले के तहत, ये जो फार्मूला लगा है इसके तहत, इस फार्मूले के तहत आप किसी भी रेडियस को आसानी से मालूम कर सकते हैं एटम के कि कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और रेडियस को आप आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो मैं सेट पर हो गया हूँ, आप जल्दी इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, ताकि हम रेडियस के तहत कुछ सवाल हासिल कर सकें। ले लें, शाबाश, ले लें, जल्दी करें, स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब थोड़े से इस पे इसी फार्मूले के तहत जो है हम रेडियस को क्या करते हैं, मालूम करते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसी फार्मूले के तहत हम रेडियस को मालूम करते हैं। मेन फार्मूला आपके सामने लगा हुआ है। तो आपके पास जो है यहाँ पर सबसे पहला सवाल जो है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड्स बोर्स ऑर्बिट। कैलकुलेट, क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड बोर्स ऑर्बिट। बोर्स का जो ऑर्बिट हमारे पास आया है, बोर्स का जो ऑर्बिट, उसमें हमने रेडियस को क्या करना है, मालूम करना है। तो कितना हो रेडियस, तो इसके लिए फार्मूला आपके सामने लगा हुआ है, r इज इक्वल टू n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो फर्स्ट ऑर्बिट जो आपके सामने आता है, फर्स्ट ऑर्बिट में n की कीमत 1 होती है, सेकंड ऑर्बिट में n की कीमत 2 होती है। तो यहाँ फर्स्ट ऑर्बिट, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट जो होगा, हमारे पास जो रेडियस आएगा फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, वो क्या होगा, r1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 0.529 एंगस्ट्रॉम। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो r1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 0.529 एंगस्ट्रॉम होगा। तो r1 की कीमत जो आपके सामने आएगी वो आ जाएगी 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो जो पहला रेडियस आपके सामने आ रहा है ना, पहला रेडियस यहाँ पर, ये आपके पास न्यूक्लियस है, और यहाँ जो n की कीमत 1 आपके सामने है, ये जो रेडियस आपके पास आ रहा है, ये रेडियस जिसको r1 कह रहे हैं, ये r1, इसकी वैल्यू आपके पास आ चुकी है 0.529 एंगस्ट्रॉम, 0.529 एंगस्ट्रॉम। अब फॉर फर्स्ट की बजाय
सेकंड ऑर्बिट का रेडियस को हम देखना चाहते हैं, तो जल्दी इसको नोट कर लें, शाबाश नोट कर लें जल्दी से। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सेकंड ऑर्बिट के लिए मालूम करते हैं। ये हमारे पास सेकंड ऑर्बिट जो है उसके रेडियस को देखते हैं। n की कीमत 2 है, तो यहाँ 1 के स्क्वायर के बजाय 2 का स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ 2 2 4 हो जाएगा, और 4 जब मल्टीप्लाई करेगा 0.529 के साथ, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख कर दें कि जब हम 4 को इसके से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाएगा 2.116 एंगस्ट्रॉम। 2.116 एंगस्ट्रॉम आपके सामने आएगा, ठीक है ना, निकल आएगा। तो यहाँ जो R2 आपके सामने आएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और ये रेडियस आप मालूम करना चाहते हैं, ये R2, तो इसकी वैल्यू आपके सामने आ चुकी है 2.116 एंगस्ट्रॉम आपके पास आ चुकी है। ये इस तरीके से अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो थर्ड रेडियस को मालूम करना चाहते हैं, यहाँ पर n की कीमत जो है आप 3 डाल दें, थर्ड यहाँ 3 डाल दें, ये हो जाएगा 9, और यहाँ पर जो है 9 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें। थर्ड के लिए आप 9 के साथ इसको क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा 4.761 एंगस्ट्रॉम आपके पास आ जाएगा रेडियस। तो यहाँ जो थर्ड रेडियस आएगा हमारे पास, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है यहाँ पर, और यहाँ जो रेडियस आपके सामने आएगा, ये रेडियस थर्ड रेडियस R3, उसकी वैल्यू आपके सामने आ चुकी है 4.761 एंगस्ट्रॉम आपके पास आ चुकी है। ये आपके सामने आ चुकी है। थर्ड रेडियस में आप आसानी से मालूम कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आप फोर्थ रेडियस की तरफ चलना चाहते हैं तो फोर्थ रेडियस को भी आप आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो बहरहाल आपने जो है होमवर्क कर लें, इसके बाद आप आसानी से इसको हल कर रहे हैं कि n की कीमत जो है 4 ले लें, n की कीमत जो है 5 ले लें, n की कीमत जो है 6 ले लें, और यहाँ पर पुट करते रहें और वैल्यूज़ को क्या करें, मालूम करें। तो इस तरीके से एप्लीकेशन ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल जो है हमें रेडियस के बारे में मालूमात देता है, जिसको आप आसानी से नोट कर सकते हैं। और प्रैक्टिस प्रॉब्लम यहाँ लगा हुआ है, रेडियस 5th और 6th का प्रैक्टिस प्रॉब्लम इनके साथ लगा हुआ है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो मेरे ख्याल से आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम को, इस टॉपिक को देखने के बाद आसानी से टैकल कर लेंगे, इसलिए इसको होमवर्क कर लें और इस तरीके से यहाँ कीमतें पुट करते रहें। यहाँ 4 डालें, यहाँ 16 आ जाएगा, 16 को मल्टीप्लाई करें, यहाँ 5 डालें 25 हो जाएगा, 25 को मल्टीप्लाई करें, यहाँ 6 डालें 36 हो जाएगा, 36 को मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास आंसर निकलते आएंगे। तो हमारा आज का लेक्चर था, मैं साइड पर हो गया हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लें, शाबाश जल्दी से ले लें, शाबाश ले लें, जल्दी करें। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो गया। वीडियो को पास करके नोट करें या रिवाइंड करके इसको देख लें। देखिए आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से। पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखें।